अगले जो मेथड है अपने आयनाइजेशन के, ये क्या कहलाते हैं? डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक, आयनाइजेशन टेक्निक, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक, ठीक है। और टेक्निक, या फिर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक, या फिर फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक, फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक। कहीं कहीं आपको शॉर्ट में लिखा हुआ दिख सकता है, फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक। फील्ड डिसॉर्प्शन को शॉर्ट में एफडी लिख देता है, ठीक है। डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन को शॉर्ट में डीआई लिख देता है, ठीक है। तो डीआई टेक्निक या फिर एफडी टेक्निक, इन टेक्निक की बात करते हैं कि इन टेक्निक में होता है। देखो जो मैंने अभी आपको दो आयनाइजेशन मेथड पढ़ा है, ईआई या फिर सीआई, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या फिर केमिकल आयनाइजेशन मेथड, ये जो है ये वेल नोन आयनाइजेशन मेथड है, वेल नोन आयनाइजेशन मेथड है, वेल नोन आयनाइजेशन मेथड। बट इसमें भाई क्या होता है, इसमें हमें कुछ रिक्वायरमेंट है। देखो एक तो आपका जो सैंपल है ना, सैंपल वेपर फेज में होना चाहिए, सैंपल वेपर फेज में होना चाहिए, तभी हम इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। और जो आपका सैंपल है वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, थर्मली स्टेबल होना चाहिए। भाई वेपर फेज में तो वही जाएगा जो थर्मली स्टेबल है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फॉल कराएंगे उस पर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का फॉल कराएंगे, तो भी वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या होता है, बट 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 ठीक है, बट क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते। बट मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट, डू नॉट मीट मीट दिस रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों होता है? आपको सैंपल वेपर फेज में चाहिए, आपको सैंपल किस में चाहिए? वेपर फेज में चाहिए। या तो वो क्या होते हैं, इनवोलेटाइल होते हैं, या तो वो वोलेटाइल ही नहीं होते, वो वेपर फेज में जाते ही नहीं है, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर थर्मली अनस्टेबल हो, थर्मली अनस्टेबल हो। भाई बताना, थर्मली अनस्टेबल होगा तो आपका कंपाउंड जो है पहले ही टूट जाएगा, आप अपने कंपाउंड की मोलिकुलर आयन ही नहीं बना पाओगे। और इनवोलेटाइल होगा तो वो वेपर स्टेट में भी नहीं जाएगा, और वो अगर वेपर स्टेट में भी नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, हम उस पर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड या केमिकल आयनाइजेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते, हम उन पे इन मेथड का यूज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है कोई आपका कंपाउंड जो या तो इनवोलेटाइल है या फिर आपका थर्मली अनस्टेबल है, उसके लिए क्या टेक्निक यूज की जाती है? ऐसे सैंपल को आयनाइज करने के लिए डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। डीआई टेक्निक डीआई टेक्निक डीआई टेक्निक इज यूज्ड टू आयनाइज सच सैंपल, टू आयनाइज सच सैंपल। ऐसे सैंपल्स को आयनाइज करने के लिए डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक जो है आपकी यूज की जाती है, ठीक है। ऐसी टेक्निक में होता क्या है, अगर मैं बात करूं आपकी डीआई की टेक्निक में क्या होता है, एक सेकंड, आपकी डीआई की जो टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, आपकी डीआई की टेक्निक में आपका जो सैंपल है उसको डायरेक्टली एनोड पे डिपोजिट कर देते हैं। आपका जो सैंपल है, सैंपल इज डायरेक्टली डायरेक्टली डिपोजिटेड ऑन एनोड, डिपोजिटेड 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 एक सेकंड, सैंपल इज डायरेक्टली डिपोजिटेड ऑन एनोड, ऑन एनोड। अब देखो अगर आपने अपने सैंपल को डायरेक्टली एनोड पे डिपोजिट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका सैंपल वेपर स्टेट में नहीं है, सैंपल इज नॉट इन वेपर स्टेट। पहली बात, वेपर स्टेट में आपका सैंपल नहीं गया, ठीक है, आपने अपने सैंपल को लिक्विड स्टेट में ही आपके उसमें एनोड पे डिपोजिट कर दिया, ठीक है। और एनोड पे डिपोजिट करने के बाद क्या करते हैं, एनोड पे डिपोजिट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस सैंपल का आयनाइजेशन करते हैं। सैंपल का आयनाइजेशन कैसे होता है, हाई फील्ड प्रोवाइड करते हैं, देन हाई हाई फील्ड इज प्रोवाइडेड, हाई फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड। अच्छा ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोवाइड की जाती है? इसका दो काम करने के लिए, दो काम करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोवाइड की, दो काम करने के लिए, एक आपका आयनाइजेशन भी हो, एक आपका आयनाइजेशन कराने के लिए, प्लस आपका डिसॉर्प्शन कराने के लिए, डिसॉर्प्शन कराने के लिए। मुझे एक बात बताना, आपने आपके सैंपल को जो आपका मॉलिक्यूल है उसको अगर एनोड पे डिपोजिट कर दिया तो आपके मॉलिक्यूल को क्या करना है, आपके मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन बन के आपके मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मूव करना है, ठीक है। वो एनोड पे डिपोजिट तो नहीं रह सकता, एनोड पे डिपोजिट तो नहीं रह सकता, उसको मूव कराना है क्योंकि हमें, तो यहाँ पे हम दो काम करते हैं, अपने मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन भी कराते हैं हाई फील्ड प्रोवाइड करके, और हाई फील्ड के थ्रू क्या होता है, इसका डिसॉर्प्शन भी होता है। डिसॉर्प्शन का मतलब वो आपका मॉलिक्यूल सैंपल एनोड से हटके आगे मूव करता है, फ्रेगमेंटेशन जो आपका आयनाइजेशन है, इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर के अलग अलग चैम्बर होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो अलग अलग चैम्बर होते हैं उसमें मूव करता है, ठीक है। तो इसमें आपके मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन भी हुआ और प्लस डिसॉर्प्शन भी हुआ, दो चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ,
डिसऑप्शन आयनाइजेशन टेक्निक में हम अपने जो सैंपल है उसको डायरेक्टली एनोड पे डिपॉजिट करते हैं और फिर हाई फील्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका आयनाइजेशन भी हो जाए और उसका डिसऑप्शन भी हो जाए। डिसऑप्शन मतलब वो आगे मूव भी करे। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों? फास्ट एटम बम्बार्डमेंट पढ़ना है। ये एक रिसेंटली डेवलप्ड मेथड है, रिसेंटली डेवलप्ड मेथड है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली डेवलप्ड मेथड है। ठीक है, रिसेंटली डेवलप्ड मेथड के साथ साथ ये बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंटली सिंपल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली सिंपल है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली सिंपल होने के साथ साथ इसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अगर सिंपल सी बात कहूं तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है, बहुत ही यूजफुल मेथड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने सैंपल को, ठीक है, लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेपर स्टेट। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपका एक प्रिंसिपल कंडेंस्ड फेज मेथड है, प्रिंसिपल कंडेंस्ड फेज आयनाइजेशन मेथड, प्रिंसिपल कंडेंस्ड फेज आयनाइजेशन मेथड। ठीक है, रिसेंटली डेवलप मेथड है, बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप अपने सैंपल को लिक्विड स्टेट में यूज करते हो, तो ये सैंपल इसीलिए प्रिंसिपल कंडेंस्ड फेज आयनाइजेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल कंडेंस्ड फेज आयनाइजेशन मेथड कहलाता है। इसमें देखो क्या करते हैं, अपने सैंपल को सबसे पहले एक विस्कस लिक्विड में डिसोल्व करते हैं। सबसे पहले डिसोल्व इन विस्कस लिक्विड। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में यूज करता हूँ इसको। सैंपल को हम क्या करते हैं, डिसोल्व्ड इन विस्कस लिक्विड। ठीक है, और ये जो विस्कस लिक्विड होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं ग्लिसरॉल ले लेता हूँ, ग्लिसरॉल। ठीक है, आपने अपने सैंपल को ग्लिसरॉल में डिसोल्व किया और ये जब इसमें विस्कस फ्लूइड में डिसोल्व कर दिया, तो ये जो आपका सैंपल है ये क्या बन गया, ये एक विस्कस लिक्विड बन गया। ठीक है, विस्कस फ्लूइड लिखना है यहाँ पे, विस्कस फ्लूइड कहते हैं, ग्लिसरॉल को विस्कस फ्लूइड कहेंगे, लिक्विड ही कह सकते हैं लेकिन विस्कस फ्लूइड कहते हैं। विस्कस फ्लूइड में डिसोल्व किया, एग्जांपल के लिए ग्लिसरॉल में डिसोल्व किया, और ये क्या बन गया, आपका सैंपल एक विस्कस लिक्विड बन गया। ठीक है, इसको डिसोल्व करके इस पे बम्बार्डमेंट कराते हैं, इसकी एक सैंपल मैट्रिक्स बना लेते, सैंपल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, एक प्लेट लेते हैं और इस पे अपने इस विस्कस लिक्विड को कोट कर देते हैं। सैंपल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ए प्लेट कोटेड विथ विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सैंपल। देखो क्या बताया मैंने, सैंपल लिया, उसको ग्लिसरॉल में डिसोल्व किया तो एक विस्कस लिक्विड बन गया, इसको एक प्लेट पे कोट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक सैंपल मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इस सैंपल मैट्रिक्स पे बम्बार्डमेंट कराएंगे। ठीक है, बम्बार्डमेंट ऑफ सैंपल मैट्रिक्स बाय ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रल एटम्स। एक फास्ट मूविंग न्यूट्रल एटम्स की बीम से अपनी ये जो सैंपल मैट्रिक्स है इसको बम्बार्ड कराएंगे। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल एटम होते हैं किसके होते हैं, ये रेयर गैसेज के होते हैं, जैसे जेनोन के हो गए या फिर आर्गन या जेनोन के। ठीक है, न्यूट्रल एटम से बम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम से क्या होता है, बम्बार्ड कराते हैं। अब बात आती है न्यूट्रल एटम कहाँ से आएंगे, ये न्यूट्रल एटम्स कहाँ से आएंगे। तो देखो ये न्यूट्रल एटम्स, ये जो न्यूट्रल एटम है ना गैसेज के, ये कैसे बनाए। सबसे पहले हमने जेनोन गैस का आयनाइजेशन कराया, और जेनोन का आयनाइजेशन करा के जेनोन का मॉलिक्यूलर आयन बनाया। ये क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग होता है। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग होता है, और इस फास्ट मूविंग जेनोन के मॉलिक्यूलर आयन को एक दूसरे चैम्बर में डाल दिया, जिसमें क्या थी, जेनोन गैस थी। ठीक है, जेनोन गैस थी। इससे क्या होगा, यहाँ पे होगा चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर होके ये जो जेनोन का फास्ट मूविंग एटम था, ये अपना चार्ज किसको दे देगा, इस जेनोन के चैम्बर वाले एटम्स को दे देगा। ठीक है, इन जेनोन के चैम्बर्स वाले एटम को, जिसको मैं जेनोन थर्मल कह रहा हूँ, इनको दे देगा, और ये जेनोन का फास्ट मूविंग एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इस जेनोन का फास्ट मूविंग एटम, ये जो न्यूट्रल है, इसी को मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल एटम है, और इसी का ही बम्बार्डमेंट कराना है किस पे, अपने सैंपल की मैट्रिक्स पे।